हेलो गाइस, वेलकम टू प्यास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है बजट के बारे में। अब आप बोलोगे कि इसमें नया क्या है। बजट के बारे में तो हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, बट इसमें नया क्या है। देखो, नया क्या है कि पिछले एक साल में कुछ भी ऐसा कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ें नहीं हुई है पूरे वर्ल्ड में या यूँ कहें इंडिया में। तो ये पूरे लॉकडाउन के बाद, यूँ कहें ये पूरे कोरोना पीरियड के बाद, ये पहला कोई ऐसा एक इंसिडेंट या पहला कोई ऐसा न्यूज़ है जो कि एग्जाम्स में फोकस में रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। और अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे बजट, जो जितना बड़ा बजट है, पूरे के पूरे आपको एकदम याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके मतलब की चीज़ें हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कम से कम उन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। तो इसी सीरीज में आज हम क्या करेंगे, ऐसे 33 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे बारी बारी से एमसीक्यू फॉर्मेट में, और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सबके सब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो इसी से रिलेटेड हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि बजट का आर्टिकल नंबर क्या है। ध्यान रखिएगा, बजट का आर्टिकल नंबर है 112। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, बजट का आर्टिकल होता है 112। ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फोर्थ कमिंग सेंसस वुड बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर दिस इन 2021-22? ठीक है, देखो, सेंसस होने जा रहा है, आपने को पता है, हर 10 साल पे हर 10 साल पे होता है ये, अगले साल होने वाला है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितना कितना एलोकेट किया गया है फंड इसके लिए। ध्यान रखिएगा, इसका जो कितना एलोकेट किया गया, ये किया गया है 3768 करोड़ एलोकेट किया गया। फिगर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अब पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1881 में, भारत में पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। एज पर यूनियन बजट 2021 द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अच्छा, काफी भारी भारी वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि फिजिकल डेफिसिट है, जीडीपी है क्या नहीं। तो थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट क्या है। आप ठीक है, देखो, कहने का मतलब ये नहीं कि आप बस आप रखते जाओ चीजों को। अगर आप रखते जाओगे ना तो ओवर द टाइम आपको चीजें बोर करने लगेंगी। ठीक है, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे और एग्जाम में फिर वो गलतियां वलतियां करके आओगे। इसलिए कोई भी एक चीज आपको चाहते हो कि अच्छे से रिटेन रहे आपके दिमाग में, तो उसको अच्छे से समझ लो पहले ही। तो ठीक है, जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। देखो, जीडीपी अगर हम मोटा मोटी समझे तो जीडीपी ये होता है कि पूरे अपने इंडिया में, पूरे कंट्री में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, या तो फार्मिंग में हो, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, या कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा कोई गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सर्विसेज मतलब आईटी सर्विसेज हो गई, टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज हो गई। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का जितना जो इवैल्यूएशन होता है, जितना जो उनकी पूरी पूरी जो उनकी वैल्यूएशन होती है विद इन अ कंट्री, इंडिया में ही, उसी को कहते हैं जीडीपी। ठीक है, मतलब आपके घर में आपका जितना भी एसेट है, जितने भी आपके पास गाड़ियां हैं, जितने सोफे हैं, बर्तन है, कपड़े लगते हैं, जितने भी ज्वेलरीज है, सबको अगर आप एस्टिमेट ले लें आप, और मान लीजिए आपको कहते हो कि आप, मेरे पास 1 करोड़ रुपए का पूरा एसेट है सब कुछ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जीडीपी 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है जीडीपी का मतलब, ऊपर ऊपर से ये इसी ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, फिजिकल डेफिसिट ये होता है, जैसे मान लीजिए सरकार क्या है, ये बोलती है कि यार देखो, हमारा बजट ये है, हम पूरे साल इस बजट से अपना काम चलाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि सरकार ने कहा कि 1000 करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ में अपना पूरा हम साल भर का काम चला लेंगे। बट ये एक्चुअली में होता नहीं है। हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा वो बढ़ जाता है अमाउंट। ठीक है, अब वो बढ़ जाता है तो भारत को, फिर इंडिया को क्या करना पड़ता है, लोन उठाना पड़ता है बाहर से। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा हो जाता है जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जितनी हमारी आमदनी है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो गया। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वही वाली बात है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आ रहा है कि कितना अनुमान लगाया गया कि कितना रहेगा इस साल। तो इस साल रहेगा 9.5% ऑफ जीडीपी का रहेगा। ठीक है, जो हमारी पूरी जो जीडीपी है उसका 9.5% रहेगा। इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा इसको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कि जीडीपी क्या है और फिजिकल डेफिसिट क्या है। चलिए अगला देखते हैं। बजट फॉर 2021-22 अनाउंस्ड वॉलंटरी
vehicle scrapping policy to phase out old and polluting vehicles. After how many years fitness of commercial vehicles will be checked for the same. अच्छा, जितने भी अपने पुराने व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको सरकार पॉलिसी ऐसे बना के रखी है कि आपको हर कुछ टाइम पे उसको आप स्क्रैप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो BS3 के बाद BS4 आ गया, ठीक है, BS2 के बाद BS3 आ, BS3 के बाद BS4 आ गया। तो सरकार चाहती है कि आप जितने भी एमिशंस हो रहे हैं ऑटोमोबाइल से वो कम से कम हो, तो इसके लिए नए नए पॉलिसी लेके आती है वो, ठीक है, नए नए प्लान्स लेके आती है। तो इसके तहत होता है जितने ये पुराने व्हीकल्स होते हैं उनको स्क्रैप करना पड़ता है, वो किसी काम के नहीं होते, मतलब काम के तो रहेंगे बट सरकार कहती है कि उनको आप बेचोगे नहीं, आप ऐसे व्हीकल्स को आपको या तो स्क्रैप करना पड़ेगा और या फिर जो ऐसे व्हीकल्स चल रहे हैं उनको भी स्क्रैप करना पड़ेगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम है कितना, ये एक्चुअली है 15 ईयर्स, ठीक है। हर 15 साल के बाद आपको वॉलंटरी मतलब खुद से ही स्क्रैप करना पड़ेगा, ये होती है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में। चलिए अगला क्या है, इन बजट 2021 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज expanded to cover 7,400 प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस्ड टू फंड द सेम। अच्छा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये पाइपलाइन कोई गैस पाइपलाइन है क्या, कोई वाटर पाइपलाइन है क्या, ऐसा नहीं है कुछ। ये एक्चुअली ऐसा कह सकते हो कि इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उन सबको अगर सम अप कर दें, जितनी भी हैं पूरे की पूरे अगर सम अप कर दें तो ये एक अंडर अम्ब्रेला आती है जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। एक बड़ी सी अम्ब्रेला है, उसके नीचे जितने भी इंडिया के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्हीं सबके पूरे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो अभी तक 7,400 प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पूरे इस अम्ब्रेला के अंदर। अब पूछा जा रहा है कि कितना एक्सपेंडिचर इसके लिए और दिया गया है इस साल बजट में। ध्यान रखिएगा ये अपना है 5.54 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर और देने का गवर्नमेंट ने इस पे कहा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर, हाउ मेनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स विल बी स्टैब्लिश्ड ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स एक्चुअली होते क्या, देखिए अपने को पता है कि इंडिया में जो सिल्क प्रोड्यूस है वो काफी ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट चाइना प्रोड्यूस करती है सिल्क और सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है इंडिया। तो इंडिया की जो सिल्क की जो क्वालिटी है अच्छी भी होती है और ये इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि फार्मर्स जो होते हैं जो कल्टीवेट कर रहे होते हैं सिल्क वगैरह को, उनको एक प्रॉपर एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है कि अपने मतलब प्रोड्यूस को वो लेके आए एक जगह फिर उनको सेल करें और सब कुछ उनको पूरी पूरी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इसी को तहत नजर रखते हुए गवर्नमेंट क्या बोली है कि वो टेक्सटाइल पार्क्स बनाएगी ओवर द 3 ईयर। अब वो कितने बनाएगी ये कहा है 7, टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क ऐसे इंडिया में बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की उसको थोड़ा सा बूम मिले, ठीक है। चलिए, इन विच स्टेट मल्टी सीवीड पार्क विल बी सेटअप। चलिए मल्टी सीवीड पार्क थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए मल्टी सीवीड पार्क मतलब ये होता है, सीवीड आपको पता है जो समुद्र के नीचे मतलब जो पानी के नीचे जो घास उगती है उसको कहते हैं सीवीड। अब आप बोलोगे कि यार इतना ये ऐसी चीज जो हमने शायद ही पहली बार सुनी होगी या बहुत कम सुनने में आती है सीवीड, इसके ऊपर सरकार इतनी खर्च क्यों कर रही है। देखिए खर्च करने का इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है, जो सीवीड होती है ना ये बहुत ही ये एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आती है। अब इससे होता क्या, बनता क्या, इससे बनता है कॉस्मेटिक्स बनते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं बहुत सारे, ये सब कुछ बनते हैं। तो ये अच्छा खासा एक मार्केट है जो अभी तक जो है अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब ये इसमें होती है कल्टीवेशन से की जाती है कोस्टल एरियाज में पर इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अब सरकार चाहती है कि भाई जो कोस्टल एरिया में लोग हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उनको भी कोई रोजगार का कोई साधन मिले। तो इसी को तहत मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु में सरकार ने कहा है कि वहां एक मल्टी सीवेज पार्क का सेटअप किया जाएगा। बात समझ में आई, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु इज दैट स्टेट वेयर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेटअप अ मल्टी सीवेज पार्क, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, कितना अमाउंट दिया गया है, ये दिया गया आपने 1.18 लाख करोड़। अच्छा कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट इतना क्यों प्रेशराइज करती है कि यार मतलब ये नए नए रोड्स बनाने हैं, ये बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, ऐसा क्या रीजन है, मतलब सरकार क्या हमारे लिए इतना सोचती है क्या कि हमको सब अच्छे हाईवेज मिले, अच्छे रोड मिले, गांव गांव तक सब कुछ ये अच्छे पक्के रोड मिले, इसका कारण क्या है। देखिए एक कारण तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये सरकार चाहती है कि देश की मतलब जो जनता है उसको अच्छी रोड मिले, अच्छी सड़क मिले, बट इसके पीछे एक और उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, जैसे मान लीजिए एक गरीब किसान है, ठीक है, गांव में रहता है, ठीक है, अब वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, उसे मान लीजिए कोई जैसे चावल ये वो उगा रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए उसकी जो सड़क है, जो उसकी रोड कनेक्टिविटी वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका सामान अगर मान लीजिए उसको आसाम से भेजना है
फर्ज करिए कि आसाम से उसको भेजना है दिल्ली भेजना है, तो यार उसको क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है इतनी प्रॉपर आसाम में, नॉर्थ इंडियन स्टेट में, तो जो सामान उसको नॉर्मली एक दिन में पहुंच जाना चाहिए था वो पहुंचता है 3 से 4 दिन में, हो सकता है 5-6 दिन हो जाए। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो फसल जो होती है या फिर जो भी प्रोड्यूस होता है वो खराब हो जाता है या फिर उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो ये इनडायरेक्टली क्या करता है, ये जीडीपी की, इंडिया के जीडीपी को ही कम करता है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहा है इंडिया, मान लीजिए दिल्ली में बैठ के कुछ आपने कुछ ऐसा बनाया जैसे एलईडी लाइट हो गई, कुछ भी ऐसा आपने बनाया जो आपको एक्सपोर्ट करना है, बट वो टाइमली अगर चेन्नई के पोर्ट तक या गुजरात के पोर्ट तक जो सी पोर्ट है वहां तक नहीं पहुंचेगा टाइमली, तो जो एक्सपोर्ट आगे कैसे जाएगा, वो भले चला जाएगा बट 3 दिन में जाने का था वो 6 दिन में जाएगा, 7 दिन में जाएगा, क्योंकि प्रॉपर रोड्स नहीं है हमारे यहाँ। तो इस वजह से सरकार कहती है कि रोड्स पे जो हाईवेज पे इस पे खर्चा इसीलिए करती है ताकि हमारा जो जो कनेक्टिविटी है ये बढ़े। कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, रोड्स अच्छी होंगी, रोड्स अच्छी होंगी तो फिर क्या होगा, सामान जल्दी पहुंचेगा और हम अपने आप जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो ये रीजन होता है सरकार का यूज करने का, मतलब पैसा इसमें एलोकेट करने का ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला देखते हैं। एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन proposes to set up an ARC for NPA मैनेजमेंट। व्हाट डज आर स्टैंड्स इन ARC? देखिए क्या होता है, एनपीए आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग मैनेजमेंट। एग्जांपल सपोज एक बैंक है, ठीक है, बैंक ने लोन दिया विजय माल्या को, ठीक, विजय माल्या ने उसको रीपे नहीं किया। अब रीपे नहीं किया तो उस लोन को हम कहेंगे बैड लोन या फिर कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, उस लोन को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो बैंक को बोलती हैं कि ठीक है, आपका आपका आपको लोन जो है वापस नहीं किया है जिसको आपने दिया था, अब हम उसको रिकवर करेंगे, हम रिकवर करेंगे और प्लस जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो बैंक का इसमें फायदा होता है और जो जो प्रॉफिट रिकवर कर रहा होता है उस पर फायदा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं ARC। ठीक है, और इसमें सी क्या होता है, सी का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, उनको रिकवर करती है अपने हिसाब से, उनका जो प्रॉफिट में उनको लेके आती है, फिर ये प्रॉफिट शेयर होता है बैंक्स में और उस कंपनी में। ठीक है, ऐसे कंपनी को कहते हैं ARC। तो यही सेटअप किया, जो है सेटअप करने के लिए कहा निर्मला सीतारमन जी ने कि जो जितने भी प्राइवेट जो गवर्नमेंट बैंक्स है जिनके भी एनपीए हैं उनको रिकवरी के लिए ARC सेटअप करने का एक प्लान लेके आई हैं। अगला देखते हैं, हु प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट। अच्छे से पता है आपने को कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये प्रेजेंट करते हैं। हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर बजट। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन। 1800 आई गेस 80 है या 81 में इन्होंने पहला इंडिया का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, अब आप देखो, आपको इससे ये भी ध्यान रखना है कि जो पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट किसने पेश किया था, याद रखिएगा। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, शायद वो CM चेट्टी है उनका नाम, चेट्टी उनका सरनेम है, बट आई एम नॉट एबल टू रीथिंक दैट हिज नेम। एग्जैक्टली नाम क्या था उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, बट CM चेट्टी ऐसा नाम था, जो पहले फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन बजट का जिन्होंने पेश किया था वो यही थे। ठीक है, और सब उसके पहले सबसे पहले कौन थे पूरे इंडिया के, वो थे जेम्स विल्सन। याद रखिएगा दो नाम। The retired senior citizens had to file income tax, but now the income tax for filing what age has been removed। ठीक है, पहले क्या होता था कि जितने भी सीनियर सिटीजन होते थे जो कि पेंशन ले रहे होते थे, उनको अपने इनकम पे थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब वो क्या किया गया, टैक्स हटा दिया गया अप टू सर्टेन एज। तो वो एज क्या है, 75। अगर ये कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है 75 ईयर्स के अबव है तो उनको अपने पेंशन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेयर इज द बजट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया एवरी ईयर। बजट को कहाँ पेश किया जाता है, आपको अच्छे से पता है बजट कहाँ पेश होता है, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में भी कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द बजट 2021 फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल तक उन्होंने अभी तक बजट पेश कर चुके हैं, तो याद रखिएगा इसको मिला के 2021 का मिला के इन्होंने अभी तक 3 बार बजट पेश कर चुके हैं ये। As per Union Budget 2021, how many roads have been constructed in भारतमाला परियोजना so far? नाम याद रखिएगा, ये भारतमाला परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये भी कुछ नहीं है, ये जितने भी इंडिया में जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स को ले लें, अलग डिस्ट्रिक्ट्स को ले लें, अलग अलग जितने भी चल रहे हैं, उन सबको अगर एक अम्ब्रेला के अंदर रखेंगे हम, तो इसी का नाम है भारतमाला परियोजना। तो इसके अंदर 3800 रुपए और एलोकेट करने का प्रपोजल लाया गया है। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना यही है, जितने भी इंडिया में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन को लेके प्रोजेक्ट्स है, उसी को अगर समअप कर दे तो एक प्रोजेक्ट आएगा भारतमाला परियोजना।
अगला देखते हैं, एज पर द बजट द गवर्नमेंट एम्स टू रीच अ फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5 बाई कौन से साल तक, 2025 और 26 तक फिजिकल डेफिसिट जो है 4.5 तक लाने की प्रपोजल लेके आई है गवर्नमेंट। मैंने बता दिया फिजिकल डेफिसिट क्या होती है कि आमदनी हमारा अठन्नी है, खर्चा रुपया है, ठीक है। तो उसी को मतलब ऐसा है कि वो जो हमारा ये जो चीज है इसको अगर थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि देखो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरी बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमा थोड़ा रहे हो लेकिन खर्च ज्यादा कर रहे हो, ये तो गलत है ना लॉन्ग टर्म के लिए। तो सरकार कहती है कि इसी चीज को हम कम करेंगे, 4.5% तक लेके आएंगे, कब तक, 2025-26 तक, ठीक है। अगला लिख लेते हैं, हाउ मच मनी इज एलोकेटेड फॉर द 60th गोवा लिबरेशन एनिवर्सरी। याद रखिएगा, जो अपने को पता है कि गोवा जो है सबसे आखिर में ये लिबरेट हुआ था पोर्तुगीज से, 1961 में पोर्तुगीज से इसको लिबरेट किया गया था 18 दिसंबर को इसी साल के। जो इंडियन आर्मी है वहां पे उन्होंने अटैक किया और पूरे के पूरे गोवा को कैप्चर किया। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय ये ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं आती थी, ये पोर्तुगीज गवर्नमेंट के अंदर में आती थी और वो जाने को रेडी नहीं थे। काफी सारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया कि ये लोग मान जाएं और ये सलाह मशवरा हो जाए इन दोनों के बीच, पर कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा इंडिया आर्मी को कि ठीक है आप जाइए वहां पे, कैप्चर करिए और गोवा को लिबरेट करिए। तो 19 दिसंबर को 1961 में गोवा को लिबरेट किया गया। अब इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल सेलिब्रेट होता है दिसंबर में, कुछ फंड एलोकेट किया गया है। तो ये फंड कितने हैं, 300 करोड़, ठीक है। चलिए, एज पर बजट 2021 टोटल एक्सपेंडिचर पैक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 कितना है, अपने को बताना है कि कितना एक्सपेंडिचर बोला गया, सरकार ने कितना बोला है कि हमको इस साल इतने रुपए खर्च करने हैं। कितना खर्च करने वाली है सरकार, 34.83 लाख करोड़ रुपीज सरकार ने कहा इस साल हमको खर्च करना है, हम करेंगे। चलिए, एज पर द बजट 2021 टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पैक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि इंडिया में जितनी भी ऐसे समझ सकते जो भी एसेट्स हैं इंडिया के पास, जैसे अपने इसरो हो गई, फिर अपने जितने भी ये महारत्न कंपनीज हो गई, जितने भी अपने जो भी इंडिया को मतलब प्रॉफिट कमा के देती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन जितने भी हो गई, ठीक है, इन सब की जो कैपिटल जो रनिंग कॉस्ट होता है, इनको मतलब बढ़ावा देने के लिए या फिर इनको मेंटेन करने के लिए कितना रुपए सरकार बोली खर्च करेगी इस साल, तो ये करेगी 5.54 लाख करोड़, ठीक है। आपके पास एक कंपनी है, उसमें जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा है या फिर जितना भी जो आप मेंटेनेंस के लिए खर्च करोगे, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करोगे, उसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कितना इस साल आने वाला है, 5.54 लाख करोड़ रुपीज सरकार ने कहा इस साल खर्च करेंगे वो। चलिए अगला देखते हैं, एज पर द बजट हाउ मेनी फार्मर्स आर रजिस्टर्ड ऑन ई नाम मार्केट्स, ठीक है। ई नाम मार्केट्स को नाम रखने में तो सरकार का कोई मतलब जवाब ही नहीं है। अच्छा, वैसे जान लेते हैं 1.66 करोड़ जो फार्मर्स हैं इस पे रजिस्टर्ड। अब थोड़ा जान लेते हैं ई नाम मार्केट है क्या। ये एक्चुअली एक ई पोर्टल है, ये एक्चुअली एक ई पोर्टल है। अब इस पे होता क्या है, मान लीजिए कोई भी किसान है, अब ये क्या करता है, वेयर हाउसेज में गवर्नमेंट ने अलग अलग अपने अपने स्टेट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में वेयर हाउसेज बना रखे हैं। जैसे अपने वो देखा ना मंडी होते हैं, मंडी के तर्ज पे ही वेयर हाउसेज बना रखे हैं। तो जो लोकल फार्मर्स होते हैं वहां पे जाके अपना सामान जो होता है वहां पे रख आते हैं, वहां पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं वहां पे रख आते हैं और ये ई नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं। अब ई नाम ये पोर्टल जैसा अपने को फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ऐसा है ना। तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे हमको नॉर्मल सामान मिलते हैं जो भी होता है, पर ई नाम पे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक मार्केट है, बस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपको कुछ खरीदना है यहाँ पे जाइए, आप सामान वहाँ पे मतलब परचेज करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट सीधे जाएगा जो फार्मर है उसके उसके खाते में और उसको फायदा होगा। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है ये फार्मर का, मतलब पूरे पूरे डायरेक्ट भेजना वहां तक, ये सब बच जाता है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। 2015 में शायद इसको लॉन्च किया गया था, 2016 लॉन्च किया गया था, नॉट वेरी श्योर, आप कंफर्म कर लीजिएगा इसको, डेट आ सकता है, ठीक है। तो ई नाम मार्केट इसी को कहते हैं। 1.68 करोड़ फार्मर्स अभी तक इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो आप डेट एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि 2015 है 2016 है, लॉन्च का कौन सा ईयर है। और ध्यान रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ठीक है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये पैन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। अगला देखते हैं, एज पर द बजट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रेगुलेटर फॉर गोल्ड एक्सचेंजेस, ठीक है। सेबी को कहा गया है कि आप इंडिया का एक गोल्ड एक्सचेंज बनाइए, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा गोल्ड एक्सचेंज बनाने से, आज तक जो भी ये सोने का जो भाव है ये कौन एक्चुअली फिक्स करता है, ये एक्चुअली जो ज्वेलरी एसोसिएशंस है ये लोग वगैरह फिक्स करते हैं कि इंडिया में कितनी ज्वेलरी की क्या कॉस्ट रहेगी क्या नहीं रहेगी।
तो इसका कोई मतलब कोई रेगुलेटर नहीं है। कहने का मतलब ये अपनी मनमानी चलाते हैं या फिर जो भी अपने ऊपर ही सबका इनका रहता है, जो ज्वेलरी एसोसिएशन होता है। तो इस बार क्या क्या है गवर्नमेंट ने कि हम सेबी को कहेंगे कि आप एक प्रॉपर एक गोल्ड एक्सचेंज बनाओ जो कि प्राइस रेगुलेशन का काम करेगा और लोगों को इस पर इंकरेज करेगा कि आप गोल्ड में भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आप लोग जो होता है एनएससी में, सेंसेक्स में, फिर इसमें स्टॉक मार्केट में जो जैसे ट्रेड करते हैं, वैसे गोल्ड में भी ट्रेड किया जा सकता है। अब इंडिया के पास ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं, कोई सेंट्रलाइज फैसिलिटी नहीं है करने के। जैसे अगर आपको शेयर्स में डील करना है तो उसके लिए आपके पास है सेंसेक्स है, बीएससी या स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन गोल्ड एक्सचेंज के लिए ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। तो ऐसा एक सेंट्रल बॉडी बनाया जा रही है गवर्नमेंट, और जिस किसके अंडर में आएगा, सेबी के अंडर में आएगा, ये फिर रेगुलेटर होगा ये, ठीक है। ये है इसकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ ओवर 5 ईयर्स। कितना फंड एलोकेट किया है एनआरएफ के लिए, ध्यान रखिएगा, ये है अपना 50,000 करोड़, ठीक है। 50,000 करोड़ सिर्फ रिसर्च के ऊपर, क्या बात है। चलिए, एज पर बजट ब्रॉड गेज रेलवे लाइन टू बी 100% इलेक्ट्रीफाइड बाई। अच्छा, आपने को पता है कि 3 तरह के गेज होते हैं, एक होता है नैरो गेज होता है, एक मीटर गेज होता है और एक ब्रॉड गेज होता है। आपको इसकी लेंथ याद रखनी है। लेंथ पूछा जाता है काफी बार कि मीटर गेज की लेंथ कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1000 mm या फिर 3 फीट एंड 3 होल 3/8 इंचेस हो जाती है। स्टैंडर्ड गेज का ये होता है और ब्रॉड गेज का ये होता है। तो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज ही चलती है। ये मीटर गेज वगैरह जो है, स्टैंडर्ड गेज है, ऑलमोस्ट ये खत्म होने के कगार पे है। जो कुछ कुछ चुनिंदा ऐसी जगह है जहाँ पे जो हिली एरिया है, हिली टेरेन है, वहाँ पे ये यूज की जाती है। तो ये आप इसकी जो लेंथ है ये जरूर देख लीजिएगा। और प्लस आप क्या क्वेश्चन पे आते हैं बैक टू बैक, क्या है, कब तक कहा गया कि 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दी जाएगा जितना भी ब्रॉड गेज है। ये है 2023 तक जितने भी इंडिया में ब्रॉड गेज की लाइन है सबको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। आप सुनते हो ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उस रेलवे लाइन का, पर्टिकुलर लाइन का, ठीक है। तो ये यही यही इसी के बारे में बात हो रही है। 2023 तक कहा सरकार ने पूरे की पूरे हम इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। चलिए, which company's IPO will be launched in 2021 as a part of government's disinvestment strategy। जी हाँ, ये काफी चर्चा का विषय है। हर जगह हल्ला हो रहा है कि सरकार सब कुछ बेच रही है, ये बेच रही है, वो बेच रही है, सब प्राइवेटाइज हो जा रहा है, ये सरकार कर रही है, वो सरकार कर रही है। एक्चुअली ये है क्या, ये क्या मामला है? देखिए, मामला हम किसी और दिन जानेंगे, बट ये जान लेते हैं कि ये क्या आईपीओ क्या होता है और ये सरकार क्या कर रही है इसके अंदर। देखो, आईपीओ क्या होता है ना, कोई भी अगर कंपनी है, अगर उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, मतलब अगर उसको ऐसा यूं कहें कि शेयर मार्केट में अगर आना है, तो पहले वो आईपीओ रिलीज करती है। इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सरकार क्या कहने जा रही है कि एलआईसी जो है, ये एलआईसी को हम ऐसा कहें, अगर ब्रॉड कहें, ब्रॉड अगर लैंग्वेज में कहें, तो एलआईसी को शेयर मार्केट में उतारने जा रही है। मतलब एलआईसी की शेयर इशू कर देगी और लोग जो होंगे इसको खरीद सकेंगे। जैसे आपने को आज के डेट में पता है, जो भेल है, ठीक है, फिर सेल है, गेल है, ये जितनी भी जो महारत्ना कंपनीज हैं जिनको हम पीएसयूज कहते हैं, ये पीएसयूज जो स्टॉक मार्केट पे ये मतलब अवेलेबल है और आप चाहो तो इनके शेयर खरीद सकते हो। तो इससे फायदा क्या होता है कि सरकार की जो बोझ होता है इनके ऊपर, जितने भी जो लोन्स वगैरह होते हैं, ये थोड़े से रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। और सरकार का भी ये रहता है कि चलो ये भी प्रॉफिट कमा के दे रही है अपने को। तो इसी तर्ज पे एलआईसी को भी ये गवर्नमेंट जो है इसको शेयर मार्केट में उतारने जा रही है, और इसी के आईपीओ के बारे में बात की गई है इस साल बजट में। तो एलआईसी वो कंपनी है जिसका आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, 24 क्वेश्चन क्या है, ये है यूनियन बजट फॉर 2021 अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49 टू इतना %। सरकार ने कहा है कि एफडीआई जो है इंश्योरेंस कंपनीज में, इसको बढ़ाएगी। अब एफडीआई क्या होता है जान लेते हैं। देखो, एफडीआई आपको पता है, फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। हीरो होंडा जैसे है ना, हीरो और होंडा अलग अलग कंपनीज है, मारुति सुजुकी अलग अलग कंपनीज है, मारुति अलग है, सुजुकी अलग है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर सेटअप करती है, सब कुछ मतलब कोलैबोरेशन में कहती है कि हम भी प्रोड्यूस करेंगे या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे, तो इसी चीज को कहते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यही होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो सरकार ने क्या किया है, पहले इंश्योरेंस कंपनी का जो मतलब एफडीआई का शेयर था 49% होता था एफडीआई का, लेकिन अब सरकार ने क्या है इसको बढ़ा के 74% कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो जितने भी बाहर के इंडिया के जितने भी बाहर के इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भी इंडिया में आके अपना काम कर सकती हैं। अभी आज के डेट में बहुत ही मतलब चुनिंदा ऐसे कंपनीज है जो फॉरेन कंपनीज है जो कि ये ऑफर करती हैं इंश्योरेंस, जैसे एचएसबीसी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि मतलब फॉरेन से हैं, जो इंडिया में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं फॉरेन कंपनीज। अब इसको बढ़ा के 74% शेयर कर दिया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं फिर,
एज पर यूनियन बजट हाउ मेनी फिशिंग हब्स टू बी डेवलप, ठीक है, वही बात है, फिशिंग हब डेवलप करने को कहा है सरकार ने। अब कितना कहा है, ये 6 फिशिंग हब्स की बात की गई है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। हाउ मेनी सैनिक स्कूल्स विल बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट स्कूल, एनजीओ एंड स्टेट। सैनिक स्कूल आपको पता है बचपन में बहुत मारामारी होती थी, वहाँ पे पढ़ने को मिल जाए, ये फॉर्म भरते थे वो फॉर्म भरते थे, तो कितने कितने कहा गया है कि कितने सेटअप किए जाएंगे, तो ये सेटअप किए जाएंगे 100 सैनिक स्कूल्स को सेटअप करने की बात कही गई है। अगला देखते हैं, एज पर द बजट सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने जा रही है सरकार, तो सेटअप करने जा रही है लद्दाख में। लद्दाख को पता है कि नया नया यूनियन टेरिटरी बना है, तो वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी वहाँ के लोगों का प्रोग्रेस हो, एजुकेशन में बढ़ावा मिले, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे ना लोकल ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, जिनको मतलब इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है उनका, तो उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हीं की तरक्की के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन ओवर 5 ईयर। जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। ये जल जीवन मिशन एक मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि ये वाटर से रिलेटेड कोई मिशन है। अब इसकी खास बात क्या है, इसके तहत गवर्नमेंट कहती है कि 2024 तक, गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2024 तक हर अर्बन पीपल को, जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको एटलीस्ट 55 लीटर वाटर पर डे, ठीक है, 55 लीटर वाटर पर डे पहुंचाने का गवर्नमेंट ने प्रण लिया कि वहां तक पहुंचाएंगे हर अर्बन पर्सन को, जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं, उन हर एक इंडिविजुअल को 55 लीटर वाटर। तो कितना अमाउंट इसके लिए खर्च किया जाएगा 5 साल में, यह है 1.98 लाख करोड़, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एज पर इंडियन बजट 2021 हाउ मेनी स्कूल्स टू बी क्वांटिटेटिवली स्ट्रेंथेंड अंडर एनईपी। कितना है, 15,000 स्कूल्स को क्वांटिटेटिवली स्ट्रेंथेंड करने का मतलब ये है कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो, इंप्रूव हो इंडिया की। चलिए अगला देख लेते हैं, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ओवर द 5 ईयर। आपने को पता है स्वच्छ भारत मिशन, ये अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, मतलब पोल्स होते हैं, उसमें अलग अलग रेटिंग्स दी जाती है, अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग सिटीज़ को, और जो भी सिटी फर्स्ट होती है उसको प्राइज मिलता है, आपको पता है। और इस साल कौन जीता, इंदौर जो सिटी है उसको मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, ठीक है। तो सवाल पे आ जाते हैं, कितना अमाउंट वहाँ पे एलोकेट करने को कहा गया, सरकार ने कहा है कि हम इस साल कितना करेंगे, इस साल 30 कितना 14,167, मतलब ये बोलने में भी अजीब सा लग रहा है कि 1000 कितना होगा, ये 1,41,678 करोड़ रुपीस खर्च करने को कहा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर एमएसएमई दिस ईयर। एमएसएमई आपको पता है एमएसएमई क्या होता है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये होता है, ठीक है। इसके तहत सरकार क्या बोली, कितने पैसे खर्च करेगी, तो ये खर्च करेगी करीब करीब ये अपने 15,700 करोड़। देखो फिगर्स तो होता है ना, मुझे भी याद नहीं रहता है, तो मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली फिगर है क्या, क्योंकि देखो फिगर्स क्या होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो तो याद हो जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, बट जो फिगर्स जो होते हैं ना, किसी को मेमोराइज होते नहीं है, बट आप ध्यान रखना आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे तो याद नहीं है बट आपको याद करने पड़ेंगे। तो कितना कहा गया, 15,700 करोड़ रुपीज एलोकेट करने को कहा गया है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट फॉर द नेक्स्ट ईयर वुड बी अराउंड, कितना ग्रॉस बोरोइंग होगा। थोड़ा ग्रॉस बोरोइंग जान लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता दिया मैंने। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है तो गवर्नमेंट को भाई जो तो जरूरी है कि लोन उठाना पड़ेगा। अब लोन कहाँ से उठाएगी, या तो बाहर से उठाए, फॉरेन कंट्रीज से उठाए, और या फिर वो सरकार आरबीआई के पास जाए कि भैया हमको लोन दो, तो इसी को कहते हैं हम ग्रॉस बोरोइंग। तो कितना ग्रॉस बोरोइंग आने वाला है इस साल, तो इस साल आने वाला है करीब करीब 12 लाख करोड़, ठीक है। इतना इतना ग्रॉस बोरोइंग रहने वाला है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मच कस्टम ड्यूटीज ऑन सोलर लालटेन हैज बीन रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस कर दिया गया, 5%। अगर मतलब बाहर से अगर आप इंपोर्ट करते हो सोलर लालटेन को, तो आपको 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। ये अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का, ड्यूटीज को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। अब देखो कोई भी क्या होता है ना, कोई भी अगर कस्टम ड्यूटी या फिर कोई भी ड्यूटी है, अगर उसको रिड्यूस किया जाता है तो उस चीज़ की जो खपत होती है इंडिया में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए कि ताकि इंडिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लालटेन का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए जो इसका जो कस्टम ड्यूटी है इसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, 5% तक कर दिया गया, ठीक है।
चलो 33 क्वेश्चन में डिस्कस किया है हमने पूरे बजट का। इसके बाहर का मुझे नहीं लगता कुछ भी आने वाला है, ठीक है। और जितने भी आपकी काम की चीज़ें थी सब हमने इसमें कवर कर दिया है। इसके बाहर आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको पता है कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद अगर आई है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।